हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजीनियरिंग जंक्शन। तो दोस्तों, कल हम लोगों ने ट्रांसफार्मर के डिफरेंट पार्ट्स जैसे कि हमारा बुशिंग, ब्रीथर, कंजर्वेटर एक्सेट्रा यहाँ तक हमने कवर किया था। तो आइए आज हम उसके आगे स्टार्ट करेंगे अपना आइडियल ट्रांसफार्मर। दोस्तों, आइडियल ट्रांसफार्मर हमारा पहला टॉपिक होगा जहाँ से हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। तो आइए जानते हैं आइडियल ट्रांसफार्मर हमारा क्या होता है। तो सबसे पहले जो हमारा आइडियल ट्रांसफार्मर है, इसमें हमारे दो पार्ट्स हैं। एक होता है हमारा आइडियल कोर और दूसरा हमारा है आइडियल वाइंडिंग। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात करेंगे आइडियल कोर के बारे में। आइडियल कोर हमारा क्या है, जिसमें कि हमारा जो म्यू है वो हमारा इनफाइनाइट हो जाए। म्यू क्या है हमारा? म्यू हमारा है परमेबिलिटी। जैसा कि हम लोगों ने अपने पिछले लेक्चर्स में भी देखा है कि जो हमारा होता है रिलक्टेंस हमारा है S=L/μA और रिलक्टेंस हमारा आइडियली होना चाहिए 0, ताकि फ्लक्स में किसी भी तरह से हिंड्रेंस ना हो फ्लो होने में। तो हमें रिलक्टेंस को 0 करने के लिए हमें म्यू को इनफाइनाइट लेना होगा, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा आइडियल ट्रांसफार्मर है उसका कोर जो होता है वो हमारा आइडियली उसका म्यू होता है इनफाइनाइट और उसका होता है रिलक्टेंस होता है 0। तो दोस्तों, अब एक बात हमें ये जाननी है, अगर कि रिलक्टेंस अगर हमारा 0 हो जाता है, तो रिलक्टेंस अगर हमारा 0 हो गया तो फिर जो हमारा फ्लक्स है इसके पास पहले थे दो रास्ते। एक था एयर के थ्रू फ्लो करना और दूसरा था कोर के थ्रू फ्लो करना। दोस्तों, फ्लक्स जो है वो हमारा फ्लो उस रास्ते से करता है जहाँ पे हमें रिलक्टेंस जो होता है वो सबसे मिनिमम होता है। रिलक्टेंस अगर कोर की हमारी 0 हो गई तो जो हमारा पूरा का पूरा फ्लक्स है वो हमारा पूरा का पूरा कोर से ही फ्लो कर जाएगा। इसका मतलब है हमारा एयर से कोई भी फ्लक्स फ्लो नहीं करेगा। और दोस्तों, जो फ्लक्स हमारा एयर से फ्लो करता था उसे ही हम कहते थे लीकेज फ्लक्स। तो आइडियल ट्रांसफार्मर में हमारा जो लीकेज फ्लक्स होता है ये हमारा होता है 0। ठीक है, आइए एक बार और समझते हैं। सबसे पहले हमारा जो फ्लक्स था वो फ्लक्स हमारा फ्लो कर रहा था। जो हमारा फ्लक्स था उस फ्लक्स को फ्लो होने के लिए हमारे पास दो रास्ते थे। पहला था, एक था हमारा एयर के थ्रू वो फ्लक्स फ्लो करे और दूसरा हमारा था कोर के थ्रू। अब फ्लक्स हमारा उस रास्ते को चूज करता है जहाँ पे हमारा जो रिलक्टेंस है वो सबसे मिनिमम होता है। अब आइडियल ट्रांसफार्मर में जो कोर का रिलक्टेंस है वो हमारा 0 हो गया और एयर का रिलक्टेंस जो होगा वो समथिंग होगा, कोर से ज़्यादा होगा। तो मिनिमम रिलक्टेंस कौन सा हुआ? मिनिमम रिलक्टेंस हुआ हमारा कोर। तो जो सारा का सारा फ्लक्स जो है वो हमारा कोर से फ्लो कर जाएगा। अब सारा फ्लक्स हमारा कोर से फ्लो हो गया, मतलब एयर से जो हमारा फ्लक्स फ्लो होगा वो हो जाएगा 0, और जो फ्लक्स एयर से फ्लो होता है उसे ही हम कहते हैं लीकेज फ्लक्स। तो लीकेज फ्लक्स हमारा क्या हो जाएगा? लीकेज फ्लक्स हो जाएगा हमारा 0। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब यहाँ पे सबसे पहले इसे हम हटा देते हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, आइए अब आगे बढ़ते हैं हम। तो देखिए, हमारा जो होता है एमएमएफ, हमारा एमएमएफ जो होता है जिसे हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, हमारा एमएमएफ होता है फ्लक्स इनटू रिलक्टेंस। अब दोस्तों, आइडियल ट्रांसफार्मर में रिलक्टेंस हमारा 0 है, तो हमारा यहाँ से जो हमारा एमएमएफ आ जाएगा वो हमारा हो जाएगा 0। मतलब हमें किसी भी तरह की मैग्नेटोमोटिव फोर्स की ज़रूरत नहीं है एमएमएफ डेवलप करने के लिए आइडियल ट्रांसफार्मर में। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ देखिए, फ्लक्स हमारा एमएफ हमारा होता है N × I।
अब यहाँ पे जैसा कि हम सब देख सकते हैं, हमारा जो F है वो हमारा 0 है, तो यहाँ से नंबर ऑफ टर्न्स तो हमारे 0 हो नहीं सकते, तो यहाँ से हमारी जो करंट है, जो हमारा I है, वो हमारा 0 हो जाएगा। मतलब आइडियल ट्रांसफार्मर में हमें फ्लक्स डेवलप करने के लिए हमें किसी भी करंट की ज़रूरत नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए, एक बार हमारा फ्लक्स प्रोड्यूस हो गया, हमारा हो गया किसी भी तरीके से, ये हम कर दिए, तो फिर उसके बाद हमारा जो लीकेज फ्लक्स है वो तो हमारा 0 है। मतलब जो हमारा टोटल फ्लक्स है वो हमेशा कोर में ही रहेगा। मतलब हमें अब फ्लक्स प्रोड्यूस करने के लिए किसी और करंट की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए दोस्तों, आइडियल ट्रांसफार्मर में फ्लक्स प्रोड्यूस करने के लिए हमें किसी भी करंट की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी हमारी बात आती है, अभी तक हम देख रहे थे आइडियल कोर में हमने देखा कि उसका रिएक्टेंस हमारा 0 होता है, लीकेज फ्लक्स हमारा 0 होता है, और जो करंट हमें रिक्वायर्ड होती है फ्लक्स प्रोड्यूस करने के लिए वो भी हमारी 0 होती है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी लीकेज फ्लक्स नहीं है। तो एक बार जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो जाएगा किसी भी तरीके से, वो फ्लक्स फिर हमेशा उस कोर में ही रहेगा। अब दूसरा हमारा आता है आइडियल वाइंडिंग। तो आइडियल वाइंडिंग का मतलब क्या है? आइडियल वाइंडिंग का मतलब है कि जो हमारा रेजिस्टेंस है वाइंडिंग का, वो हमारा हो जाता है 0। अब रेजिस्टेंस 0 हुआ तो इससे हमें क्या बेनिफिट मिलेगा? हमारे जो कॉपर लॉसेस हैं, कॉपर से हमारे क्या होते हैं I²R, यहाँ पे हमारा R 0 है, जिसके वजह से हमारे जो कॉपर लॉसेस हैं ये भी हमारे 0 हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए वही चीज़ यहाँ पे हमने PPT के फॉर्म बना दी है, इस चाहे तो आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। एन आइडियल ट्रांसफार्मर एज आइडियल कोर एंड आइडियल वाइंडिंग। आइडियल कोर, सॉरी फ्रेंड्स, टाइपिंग एरर, यहाँ पे हमारा है आइडियल कोर। आइडियल कोर इम्प्लाइज परमेबिलिटी ऑफ कोर इज इनफाइनाइट एंड रिलक्टेंस इज 0, जो कि हम लोग पहले ही देख चुके हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब ये चीज भी हमने देख ली। फॉर जीरो रिलक्टेंस द एंटायर फ्लक्स विल फ्लो थ्रू द कोर एंड नो फ्लक्स विल लीक थ्रू द एयर, दैट मीन्स लीकेज फ्लक्स बिकम 0। और लीकेज फ्लक्स 0 क्यों हो जाता है ये भी हम लोगों ने पीछे देख लिया। दूसरा, फॉर इनफाइनाइट परमेबिलिटी द करंट रिक्वायर्ड टू एस्टेब्लिश फ्लक्स और मैग्नेटाइजिंग करंट इज 0। ये भी हम लोग देख चुके हैं कि हमारा जो करंट है ये हमारा 0 हो जाता है। ठीक है दोस्तों, और दूसरा, आयरन लॉसेस इन ट्रांसफार्मर आर 0। आयरन लॉसेस 0 क्यों है? क्योंकि हमारा जो करंट है एमएफ प्रोड्यूस होने के लिए वो करंट ही हमारा 0 है। और दूसरा, फिर उसके बाद दोस्तों, आयरन लॉस और कॉपर लॉस हमारा सेम नहीं होता। आयरन लॉस हमारा वो होता है जो हमारा IMU करंट जो होता है, हम आगे देखेंगे, उसके वजह से होता है। और कॉपर लॉस क्या होता है? ये वो करंट होता है जो कि हमारी वाइंडिंग, ये वो लॉस होता है जो हमारी वाइंडिंग में होता है, जो करंट हमारी वाइंडिंग में फ्लो होता है। तो आइडियल ट्रांसफार्मर में हमारी कॉपर लॉसेस भी 0 होता है क्योंकि इसका रेजिस्टेंस 0 होता है। और मैग्नेटाइजिंग कर्व जो होता है ट्रांसफार्मर का, आइडियल ट्रांसफार्मर का, वो हमारा होता है लीनियर, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ना तो कोई सैचुरेशन है और ना ही कोई हिस्टैरिसीस लॉस है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर विथ फाइनाइट परमेबिलिटी। वहाँ पे हमने क्या देखा था? पहले हमने देखा था जो हमारा परमेबिलिटी था वो हमारा था इनफाइनाइट, पर लेकिन अब हम बात करेंगे फाइनाइट परमेबिलिटी, मतलब परमेबिलिटी भी हमारी कोई वैल्यू है। तो दोस्तों, वहाँ पे हमने देखा था हमारा जो मैग्नेटाइजिंग करंट था वो हमारा 0 आ रहा था, पर लेकिन अब जो हमारी परमेबिलिटी है वो हमारी 0 नहीं है, वो हमारी इनफाइनाइट नहीं है। इसका मतलब हमारा जो रिलक्टेंस है ये हमारा नॉन ज़ीरो है। मतलब यहाँ पे हमारा जो फ्लक्स है वो कुछ ना कुछ एयर के थ्रू भी पास करेगा। मतलब यहाँ पे हमारा
जो लीकेज फ्लक्स है, लीकेज फ्लक्स हमारा ज़ीरो नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास एक मैग्नेटाइजिंग करंट होगी यहाँ पे, जो कि हमारा फ्लक्स प्रोड्यूस करेगी। फ्लक्स प्रोड्यूस हमारा होगा आई म्यू की वजह से। अब हम सपोज करते हैं आई म्यू हमारा है आई एम साइन ओमेगा टी, क्योंकि साइनसोइडल करंट होता है इसीलिए आई म्यू हमारा है आई एम साइन ओमेगा टी। अब एमएमएफ हमने पीछे देखा था क्या होता है, हमारा एन आई होता है। तो N1 जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स हैं प्राइमरी के, क्योंकि प्राइमरी में ही हम सोर्स लगाते हैं। तो ये हमारा नंबर ऑफ टर्न्स है प्राइमरी का। यहाँ पे हमने करंट की वैल्यू पुट कर दी। तो यहाँ से हमारा जो एमएफ आता है ये हमारा होता है एफ एम साइन ओमेगा टी। यहाँ पे एफ एम क्या है हमारा, एफ एम हमारा है N1 आई एम, ये हमारा है एमएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है दोस्तों, अब हमने देखा था हमारा जो एफ होता है ये हमारा होता है फाई यस। तो यहाँ से हमारा फाई क्या आ जाएगा, फाई हमारा हो जाएगा एफ बाई एस। तो एम एफ की वैल्यू हमारी पीछे क्या आई है, एफ एम साइन ओमेगा टी। एफ एम साइन ओमेगा टी बाई एस। अब हम यहाँ से दोस्तों एफ एम की वैल्यू हमारी क्या है, N1 आई एम। तो आइए इसे हम पुट कर देते हैं। यहाँ हमारा हो जाता है N1 आई म्यू साइन ओमेगा टी बाई एस। तो यहाँ से हमारी फाई जो हो जाता है ये हमारा हो जाता है फाई एम साइन ओमेगा टी। यहाँ पे हमारा जो फाई एम क्या है, फाई एम हमारा है N1 आई म्यू बाई एस। ठीक है दोस्तों, तो आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हम एक चीज़ नोट कर सकते हैं कि जो हमारा फाई मैक्सिमम है ये हमारा क्या है, एफ एम बाई एस। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे हमारा इफ़ ट्रांसफार्मर कनेक्शन इज़ गिवन। ट्रांसफार्मर कनेक्शन इज़ गिवन का मतलब क्या है, ट्रांसफार्मर कनेक्शन गिवन होने का मतलब ये है कि हमारी जो सेकेंडरी साइड है, सेकेंडरी साइड पे हमारी जो ट्रांसफार्मर की जो पोलैरिटी है वो हमारी गिवन होती है। आइए डायग्राम के थ्रू इसे समझते हैं। सबसे पहले तो ये एक हमारा हो जाएगा ट्रांसफार्मर का कोर हो गया, ये हमारा हो गया ट्रांसफार्मर का कोर। ठीक है दोस्तों, अब ये हमारी हो गई वाइंडिंग, ये हमारी हो गई प्राइमरी वाइंडिंग, और इधर हो गई हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग। अब इधर तो हमने सोर्स लगाया है प्लस माइनस ए बी। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने लगाया है सोर्स। अब इधर क्या है, इधर हमारा है लोड, इधर लोड। अब ट्रांसफार्मर कनेक्शन इज गिवन। ट्रांसफार्मर कनेक्शन गिवन का मतलब है हमें पहले से दिया हुआ है कि हमें जो वोल्टेज मिल रहा है उसकी पोलैरिटी ये है, या फिर और दूसरा केस क्या बन सकता है, या तो इसका रिवर्स, या तो ट्रांसफार्मर पोलैरिटी हमारी ये है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ट्रांसफार्मर कनेक्शन इज गिवन का जो मीनिंग है वो हमारा सिंपल सा ये है। अब हम देखते हैं, जैसे कि हम मान लेते हैं कि हमारा जो फ्लक्स है ट्रांसफार्मर में, हमें जो फ्लक्स चाहिए ट्रांसफार्मर में हमें जो फ्लक्स चाहिए वो हमें चाहिए कुछ इस तरीके से। ये हमारा है फ्लक्स जो कि हमारा प्राइमरी करंट की वजह से, जो हमारा प्राइमरी कनेक्शन की वजह से हमारा जो फ्लक्स है वो हम कहते हैं कुछ इस डायरेक्शन में है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप येलो कलर आपको विजिबल नहीं है तो कलर हम चेंज कर देते हैं। ये हमारा है ओरिजिनल फ्लक्स, इसे हम कहते हैं फाई। ठीक है फ्रेंड्स, तो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग हमारा क्या हो जाएगा, अब सबसे पहले तो हम इस वाइंडिंग में करंट फाइंड आउट कर लेते हैं। करंट देखिए, फ्लक्स है हमारा ऊपर की साइड, तो
करंट जो है करंट हमारा राइट हैंड रूल से क्या हो जाएगा, अगर हम राइट हैंड रूल लगा के अगर हम करंट फाइंड आउट करना चाहें तो करंट हमारी हो जाएगी ये डायरेक्शन। ठीक है दोस्तों, राइट हैंड रूल आई होप आप लोग को आता होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब दूसरा, ये हमारी हो गई करंट। तो अब लेंज लॉ के अकॉर्डिंग हमें क्या पता है कि हमारा जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इंड्यूस्ड ईएमएफ हमारा ओरिजिनल ईएमएफ के अपोजिट होगा, तो ये हमारा हो जाएगा फाई इंड्यूस्ड। ठीक है दोस्तों, अब इसके अकॉर्डिंग हमारा जो करंट हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग हमारा जो करंट होगा वो हमारा हो जाएगा इस डायरेक्शन में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा हो जाएगा फाई इंड्यूस्ड। अब सबसे पहले तो जो हमें ये समझना है कि लेंज लॉ के अकॉर्डिंग हमारा जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इंड्यूस्ड ईएमएफ हमारा ओरिजिनल ईएमएफ के अपोजिट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पे हमारा ये टर्मिनल हमारा है ए बी और ये टर्मिनल हमारा है पी क्यू। अब सबसे पहले हम सपोज करते हैं कि हमें ये कनेक्शन गिवन है, मतलब कि हमारी जो पोलैरिटी है वो हमारी कुछ इस तरह से है। तो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, इस केस में हमारा जो हमारे सबसे पहले तो हमारा जो ई ए बी है, ई ए बी मतलब हमारा जो ये जो हमारा पोलैरिटी है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हमारी हो जाएगी N1 d∅dt। राइट, ये फ्रेंड्स हमारी हो जाएगी ई ए बी इज इक्वल टू N1। N1 हमारा जो है, हमारा जो प्राइमरी टर्म्स है वो हमारा N1 है और इधर हमारा N2 है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ई ए बी हमारा हो जाएगा N1 d∅dt। अब ई पी क्यू, अब हम फाइंड आउट करते हैं ई पी क्यू। ई पी क्यू क्या है हमारा, ये है हमारा, ये हमारा है ई पी क्यू। ठीक है फ्रेंड्स, तो ई पी क्यू हमारा हो जाएगा N2 d∅dt। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा हो जाएगा ई पी क्यू। अगर हम सपोज करते हैं कि हमारी जो पोलैरिटी है वो हमारी ये गिवन है, हमारी जो पोलैरिटी है वो हमारी ये वाली है, अगर हम पोलैरिटी को अगर हम ये मानते हैं तो हमारा यहाँ पे ई पी क्यू क्या हो जाएगा, ये तो वो करंट है, यहाँ पे हमने देखिए पोलैरिटी को सपोज किया इस तरह, ये पोलैरिटी सेम पोलैरिटी है जो कि हमारी लेंज लॉ से आती है, इसीलिए यहाँ पे कोई भी माइनस साइन नहीं है, यहाँ पे कोई भी माइनस साइन नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार फिर से देखिए, लेंज लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम फाइंड करें तो हमारी जो पोलैरिटी है, पोलैरिटी जो हमारी आएगी वो हमारी यही पोलैरिटी आएगी जो कि ये पोलैरिटी गिवन है। इसके वजह से जब हम ई पी क्यू निकालेंगे, जब हम ई पी क्यू फाइंड आउट करेंगे तो हम कोई भी माइनस साइन का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि लेंज लॉ के अकॉर्डिंग जो हमारी पोलैरिटी आती है वही सेम पोलैरिटी हमारी ई पी क्यू की पहले से गिवन है। पर लेकिन अगर हम अगर हम ये केस अगर हम सेकंड इसको हम सपोज करते हैं, ये हमारा फर्स्ट केस है और ये हमारा है सेकंड केस। ठीक है फ्रेंड्स, तो ई पी क्यू जो हमारा फर्स्ट है वो हमारा लेंज लॉ के अकॉर्डिंग जो पोलैरिटी आती सेम पोलैरिटी, इसीलिए यहाँ पे हमारा कोई माइनस साइन नहीं है। पर लेकिन
अगर हम फाइंड करें ई पी क्यू सेकेंड, तो सेकेंड देखिए, लेंज लॉ के अकॉर्डिंग हमारी जो पोलैरिटी है वो हमारी होनी चाहिए अपोजिट, इसके जो हमें गिवन है उसके अपोजिट होनी चाहिए। पर लेकिन हमें गिवन कैसे है, हमें गिवन है इस तरह से, जिसके वजह से देखिए हम कैसे पहचानेंगे कि लेंज लॉ से हमारी पोलैरिटी क्या होगी। यहाँ देखिए, हमें यहाँ से हमें पावर को एब्जॉर्ब करना है, तो जहाँ पावर हम एब्जॉर्ब करते हैं वहाँ होता है पॉजिटिव साइन, पर लेकिन यहाँ पे क्या है, नेगेटिव साइन। मतलब कि जो हमारी पोलैरिटी है वो हमारी अपोजिट दी हुई है, जिसके वजह से यहाँ पे हो जाएगा एक माइनस N2 d∅dt। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि क्यों यहाँ पे इस जगह पे हमने कोई माइनस साइन का यूज़ नहीं किया है और यहाँ पे हमने माइनस साइन का यूज़ किया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ भी वही चीज़ लिखी हुई है। अब सेकंड केस हमारे पास क्या हो सकता है। सेकंड केस, जैसे कि पिछले केस में हमारे पास ये पोलैरिटी गिवन थी, पर लेकिन अगर कोई भी पोलैरिटी अगर हमें नहीं दी है तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है कि हम जो हमारा जो ईएमएफ है उसे हम लेंज लॉ से ही फाइंड आउट करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं इसका डेरिवेशन। मान लीजिए हमारा जो फ्लक्स है, वो हमारा साइनसोइडल फ्लक्स है φm sin ओमेगा टी। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हमें कोई पोलैरिटी तो गिवन नहीं है, तो यहाँ पे हम E1 फाइंड आउट करेंगे लेंज लॉ से। लेंज लॉ क्या कहता है, E1 इज इक्वल टू माइनस N1 d∅dt। और सेम तरह से हम E2 भी फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि पोलैरिटी हमें यहाँ भी गिवन नहीं है। यहाँ हो जाएगा हमारा माइनस N2 d∅dt। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ट्रांसफार्मर कनेक्शन अगर नहीं दिया है तो हम स्पेसिफाइड तरीके से नहीं बता सकते कि कौन सा हमारा प्लस टर्मिनल है, कौन हमारा नेगेटिव टर्मिनल है, इसीलिए हम लेंज लॉ का यूज़ करते हैं। अब लेंज लॉ बेसिकली है E इज इक्वल टू माइनस N d∅dt। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आइए फाई की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो माइनस N d/dt ऑफ फाई हमारा क्या है, φm sin ओमेगा टी, साइनसोइडल फ्लक्स हमारा है। तो यहाँ से E की जो हमारी वैल्यू आ जाएगी वो हमारी आ जाएगी माइनस N। इसका अगर हम इंटीग्रेशन करें, डिफरेंशिएशन करें, तो φm हमारा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ओमेगा हमारा कांस्टेंट के बाहर आ जाएगा। डेरिवेशन जब हम करेंगे तो ओमेगा हमारा बाहर आ जाएगा, ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ये हमारा हो जाएगा। इसे हम लिख सकते हैं, माइनस को अगर हम अंदर ले जाएं तो ये हमारा हो जाएगा ओमेगा N φm sin ओमेगा टी माइनस π/t। साइन ओमेगा टी माइनस π/2 को अगर हम सॉल्व करें तो हमें क्या मिल जाएगा, माइनस कॉस ओमेगा टी। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, हमारा जो फ्लक्स है, हमारा जो ईएमएफ है, ईएमएफ लैग्स फ्लक्स बाई 90 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, इस डेरिवेशन से हम ये जान सकते हैं कि हमारा जो ईएमएफ है वो हमारा फ्लक्स को लैग कर रहा है। आइए अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं हमारी जो ई मैक्सिमम वैल्यू है, ई मैक्स हमारी यही हो जाएगी। तो हमारी यहाँ से जो ई मैक्स आती है, ई मैक्स हमारा क्या हो जाएगा, ओमेगा N φm। यहाँ से अगर हम ई आर एम एस फाइंड आउट करें, ई आर एम एस क्या होता है, ई मैक्स बाई 2, तो ई आर एम एस हमारा हो जाएगा ओमेगा N φm बाई √2। अब इसे अगर हम सॉल्व करें और ओमेगा की वैल्यू पुट कर दें तो ओमेगा हमारा होता है 2πf N φm बाई √2। तो यहाँ से हमारी जो
ERMS की वैल्यू आ जाती है। यहाँ से हमारी जो ERMS की वैल्यू आती है ये हमारी हो जाती है 4.44 FN/m। फ्रेंड्स, ये जो हमारा रिजल्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बेसिस पे हमारे पास न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं। अब ये हमारा जनरल E है। अगर हमें प्राइमरी साइड निकालना है E1 RMS, तो हम क्या कर देंगे, इसी फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे 4.44 FN/m, क्योंकि फाई जो है वो हमारा टोटल कोर में होता है, तो फाई हमारा सेम होता है प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों के लिए। यहाँ से अगर हमें फाइंड आउट करना है E2 RMS, तो ये हमारा हो जाएगा 4.44 FN/m। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हमें क्या क्या याद रखना है, हमें सिर्फ और सिर्फ अभी तक हमारे लिए जो न्यूमेरिकल पॉइंट से जो इम्पोर्टेंट है वो हमारे पास ये दो फॉर्मूले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब एक बात हमें ध्यान देना है, इफ़ नथिंग इज स्पेसिफाइड वी ऑलवेज डराइव RMS वैल्यू ऑफ AC वोल्टेज। हम हमेशा RMS वैल्यू ही फाइंड आउट करेंगे। अब दूसरा, अगर ट्रांसफार्मर की पोलैरिटी नहीं दी है, अगर कनेक्शन नहीं दिया है, तो हम लेंज लॉ से फाइंड आउट करेंगे। और लेंज लॉ से क्या आता है हमारा, बाय यूजिंग लेंज लॉ इंड्यूस्ड EMF लैग्स फ्लक्स बाय 90 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा PPT है। जो चीज़ हमने पीछे देखी वही चीज़ यहाँ भी लिखी हुई है। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब दोस्तों, अब हम क्या बात करेंगे, अब हम बात करेंगे कि अगर जो हमारा केस फर्स्ट था, अगर यहाँ पे हमारी जो पोलैरिटी है, पीछे हमने देखा था लेंज लॉ से फाइंड आउट करने पर हमारा जो EMF है वो हमारा फ्लक्स को लैग करता है। पर अगर जो हमारा पोलैरिटी अगर गिवन है, इफ पोलैरिटी गिवन is same as Lenz law, is same as Lenz law polarity। अगर हमारे पास ऐसा कंडीशन अगर बनता है, यानी कि जो हमारा पहला केस था, पहला केस हमारा, आइए एक बार पीछे फिर से देख लेते हैं। हमारा जो ये वाला केस था दोस्तों, ये वाला जो हमारा केस था, यहाँ पे जो हमारी पोलैरिटी थी वो क्या थी, वो हमारी सेम थी किसकी, लेंज लॉ पोलैरिटी के अकॉर्डिंग। तो अगर ऐसा कंडीशन अगर बनता है, तो अगर ऐसा केस अगर बनता है, तो फिर जो हमारा E होता है वहाँ पे कोई भी माइनस साइन नहीं होता। ठीक है फ्रेंड्स, माइनस साइन नहीं होता, तो उस केस में E जो है वो हमारा बनता है उसमें जो हमारा साइनसोइडल कंपोनेंट जो है वो हमारा होता है sin π/2 + ω/t। तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं जो हमारा E है, E लीड्स फाई बाई 90 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज़ आपने देख ली। अब हमारे पास क्वेश्चन ये आता है, अब हमारे पास जो क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि हम क्या लें, E लीड्स फाई और E लैग्स फाई। हमें क्या सपोज करना है कि क्या हमारा E जो है वो फाई को लीड करता है या फिर E हमारा फाई को लैग करता है। दोस्तों, सबसे इसका सिंपल सॉल्यूशन है। सिंपल सॉल्यूशन क्या है, सबसे पहले अगर हमें कोई पोलैरिटी नहीं दी है, इफ पोलैरिटी नॉट गिवन, इफ पोलैरिटी नॉट गिवन, और या फिर दूसरा, इफ पोलैरिटी इज
इफ पोलैरिटी इज अपोजिट टू लेंज लॉ। यानी कि सबसे पहला, अगर हमें कोई पोलैरिटी दी ही नहीं है, मतलब हमारे पास कोई डायग्राम है ही नहीं। और दूसरा केस, अगर हमारे पास डायग्राम है और उसमें जो पोलैरिटी हमें गिवन है वो हमारी लेंज लॉ के पोलैरिटी के अपोजिट है, तो ऐसे केस में हम क्या सपोज करेंगे, हमारा जो ई है, तो ऐसे केस में हमारा ई जो है वो फाई को लैग करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा जो ई हो जाएगा, ई हमारा क्या हो जाएगा, माइनस एन डी फाई बाई डी टी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर कोई ये क्वेश्चन पूछता है कि ई हमारा फ्लक्स को लैग करता है या लीड करता है, तो सबसे पहले आप उससे क्वेश्चन पूछेंगे कि क्या हमें कोई पोलैरिटी गिवन है। अगर नहीं गिवन है, तो अगर आंसर है पोलैरिटी गिवन नहीं है, या फिर आंसर है कि जो पोलैरिटी हमें गिवन है वो हमारी लेंज लॉ की पोलैरिटी के अपोजिट है, तो यहाँ पे हमारा जो ईएमएफ है वो हमारा फाई को लैग करेगा। और सेकंड केस क्या है, अगर पोलैरिटी गिवन इज सेम एज लेंज लॉ, अगर ऐसा कुछ है तो हमारा जो ई है वो हमारा ई लीड्स फ्लक्स, ई हमारा फ्लक्स को लीड करता है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप लोग को ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए वही चीज यहाँ पे भी हमने उसे पीपीटी फॉर्म में लिखा है। इंड्यूस्ड ईएमएफ लीड्स द अप्लाइड फ्लक्स बाय 90 डिग्री इफ ट्रांसफार्मर कनेक्शन डायग्राम इज गिवन एंड डिराइव पोलैरिटी इज सेम एज गिवन पोलैरिटी। मतलब ईएमएफ फ्लक्स को लीड तभी करेगा जब हमारा डिराइव्ड पोलैरिटी इज सेम एज गिवन पोलैरिटी। ठीक है, अब ये हमारा होता है टर्न रेशियो ट्रांसफार्मर का, ये आप सभी जानते होंगे, E1 बाई E2 इज इक्वल टू N1 बाई N2। यहाँ पे अगर जो हमारा N1 है, यानी कि N1 हमारा क्या है, प्राइमरी वाइंडिंग, प्राइमरी टर्न्स, N1 हमारा है प्राइमरी टर्न्स और N2 हमारा है सेकेंडरी टर्न्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर N1 हमारा N2 से बड़ा है तो हमारे पास E1 जो है वो हमारा E2 से बड़ा होगा, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो प्राइमरी ईएमएफ है वो सेकेंडरी ईएमएफ से बड़ा है। इसका मतलब है कि ये हमारा है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। और इसका अगर अपोजिट होता है, अगर N2 हमारा N1 से बड़ा है, यानी कि जो हमारा सेकेंडरी टर्न है वो प्राइमरी टर्न से बड़ा है, तो ये हम होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे पीछे हमने देखा था हमारा जो ई होता है, हमारा यहाँ पे जो ई है वो हमारा होता है 4.44 FN phi m। तो हम phi m की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, 4.44 FN BM इंटू AN। यहाँ पे BM हमारा है मैग्नेटिक फील्ड और AN जो है वो हमारा है क्रॉस सेक्शन एरिया। यही फॉर्मूला हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है, 4.44 FN BM AN। BM हमारा है पीक फ्लक्स डेंसिटी और A हमारा है नेट क्रॉस सेक्शन एरिया। अब ये चीज हम सब ने देख चुके हैं, ये सब हम सब देख चुके हैं। E1 बाई E2, हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे एक चीज और इम्पोर्टेंट है, वो है कि ये हमारा होता है टर्न रेशियो। ये हमने अभी देखा, E1 बाई E2 इज इक्वल टू N1 बाई N2। तो अगर हम इसे इस तरह से लिखें, E1 बाई N1 इज इक्वल टू E2 बाई N2, ये हमारा क्या हो जाता है, EMF पर टर्न ऑन प्राइमरी साइड, और ये हमारा है EMF पर टर्न ऑन प्राइमरी साइड, और ये हमारा है EMF पर टर्न ऑन सेकेंडरी साइड। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि EMF पर टर्न इज कांस्टेंट। मतलब कि प्राइमरी साइड हम देखें या फिर हम सेकेंडरी साइड देखें, हमारा जो EMF पर टर्न है, यानी कि हमारा जो E बाई N रेशियो है, ये हमारा होता है कांस्टेंट।
ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारा है फेजर डायग्राम। तो हमने देखा था पीछे कि ईएमएफ हमारा फ्लक्स को लैग भी कर सकता है और ईएमएफ हमारा फ्लक्स को लीड भी कर सकता है। ईएमएफ हमारा फ्लक्स को लैग कब करेगा? जब हम लेंज लॉ के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करते हैं या फिर हमारी जो पोलैरिटी गिवन है वो हमारी अपोजिट डायरेक्शन में होती है, तो उस केस में हमारा जो ईएमएफ है वो हमारा फ्लक्स को लैग करता है। यहाँ पे हमने N1 को N2 से बड़ा लिया है, पर ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप चाहें तो आप N2 को N1 से बड़ा ले लें, फिर भी डायग्राम जो हमारा फेजर डायग्राम वो हमारा ऐसे ही बनेगा। और ये हमारा कौन सा केस है? जब हमारा ईएमएफ जब हमारा ईएमएफ फ्लक्स को लैग करेगा। ये केस कब बनता है? जब हमारी पोलैरिटी गिवन हो और वो सेम डायरेक्शन में हो एज लेंज लॉ पोलैरिटी। ठीक है फ्रेंड्स, आइए आगे बढ़ते हैं। अब फ्रेंड्स ये देखिए, अब जैसे कि हम जानते हैं जो हमारा फाइएम है, जो हमारा फाइएम जो मैक्सिमम फ्लक्स है, ये हमारा होता है BM इंटू AN, यानी कि फ्लक्स डेंसिटी इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो दोस्तों जो हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये तो हमारा किसी भी ट्रांसफार्मर के लिए फिक्स हो गया, यानी कि एक बार जब हमने ट्रांसफार्मर को कंस्ट्रक्ट कर दिया तो फिर हम उसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को चेंज नहीं कर सकते। हम चेंज क्या कर सकते हैं? हम सिर्फ और सिर्फ चेंज कर सकते हैं फ्लक्स डेंसिटी को। पर फ्लक्स डेंसिटी को जब हम इंक्रीज करते हैं तो हमारे पास एक केस क्या आता है? हमारे पास एक प्रॉब्लम ये आती है कि हम जैसे जैसे फ्लक्स डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं तो एक पॉइंट हमारा ऐसा आता है जहाँ के बाद जो हमारी फ्लक्स डेंसिटी है वो हमारी फर्दर इंक्रीज नहीं होती, वो हमारी सैचुरेट। ये जो डायग्राम है ये हमारा कुछ आगे जाके ऐसे हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक पॉइंट ऐसा आता है जिसके बाद जो हमारी फ्लक्स डेंसिटी है वो हमारी इंक्रीज होने के बजाय वो हमारी कांस्टेंट की तरफ जाने लगती है, तो उसे हम कहते हैं मटेरियल सैचुरेट्स। मतलब कि वहाँ पे हमारा जो मटेरियल है उसकी फ्लक्स डेंसिटी सैचुरेट हो गई। तो हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि हम जो हमारी ये फ्लक्स डेंसिटी है इसे हम सिर्फ एक सर्टेन पॉइंट तक ही बढ़ा सकते हैं, उसके आगे ये हमारी नहीं बढ़ सकती। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर हम सपोज करें हमारी जो BP है ये हमारी है सैचुरेशन फ्लक्स डेंसिटी, मतलब इसके ऊपर जाएगा तो हमारा जो मटेरियल है वो सैचुरेट कर जाएगा। तो जो हमारा फ्लक्स डेंसिटी है BM ये हमारी BP से लेस होती है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज़ हम यहाँ पे और देख लेते हैं। देखिए जो हमारा फाइएम है ये हमारा है BM AN। अब फाइएम अगर हमारा फिक्स है, ट्रांसफार्मर जो हमारा होता है, ट्रांसफार्मर हमारा है ये हमारा है कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस। ट्रांसफार्मर की फ्लक्स जो है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, तो ये हमारा क्या है? कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखिए अगर BM हमारा कांस्टेंट है, अगर फाइएम हमारा कांस्टेंट है, फाइएम हमारा सेम है, तो अगर BM की वैल्यू अगर सबसे मैक्सिमम हो, BM अगर मैक्सिमम हो तो हमारी जो क्रॉस सेक्शन एरिया है इसे हम छोटा कर सकते हैं, यानी कि BM जितना ज़्यादा होगा क्रॉस सेक्शन एरिया उतनी ही कम होगी, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या है? एक कांस्टेंट टर्म है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर हम BM को अगर हम बढ़ाते हैं तो हमारी जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो हमारी कम होती रहेगी, पर लेकिन हमारे पास एक लिमिट है, हम BM को एक सैचुरेशन पॉइंट BP जो है उसके ऊपर हम नहीं ले जा सकते। तो फ्रेंड्स हम करते क्या हैं? अपने क्रॉस सेक्शन एरिया को कम से कम रखने के लिए हम हमारा जो BM है इसे हम इक्वल टू मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम जितना हम जा सकते हैं हम इसको उसके मैक्सिमम लेके ही चलते हैं, ताकि हमारा ट्रांसफार्मर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है जो हमारा AN है ये हमारा रेड्यूस हो सके।
ठीक है फ्रेंड्स, देखिए वही चीज़ हमने यहाँ पीपीटी में लिखी है। एवरी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हैज़ अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स डेंसिटी बियॉन्ड विच इट सैचुरेट्स, सो वी शुड नॉट एक्सीड सच वैल्यू। Hence, maximum value of flux density is kept constant at boundary of saturation Bm is equal to Bp। ऐसा हम क्यों करते हैं? ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि हमारा जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कम हो सके। देखिए, फॉर सम अमाउंट फाइव इज Bm इज हाई, An कैन बी reduced। An को हम reduce कर सकते हैं, और An को reduce करना इसलिए जरूरी है ताकि हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो हमारा बल्कि ना हो जाए। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ वैल्यूज़ हैं कि जो हमारी Bp है, जो हमारा मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी है जिसके ऊपर मटेरियल सैचुरेट कर जाता है। डिफरेंट मटेरियल्स के जैसे कि SI स्टील, सिलिकॉन स्टील के लिए हमारी होती है 1 से 1.2 टेस्ला तक, और CRGO स्टील थोड़ी सी हाइयर होती है, इसीलिए हम CRGO स्टील का यूज़ करते हैं ट्रांसफार्मर में। क्योंकि CRGO स्टील यूज़ करते हैं हमने देखा जैसे जैसे हमारा Bm बढ़ेगा हमारा An कम होगा, तो एरिया कम रखने के लिए हम Bm को बढ़ाते हैं, तो CRGO स्टील ये हमें बेटर सर्व करता है। यहाँ देखिए, इन CRGO स्टील हायर अमाउंट ऑफ फ्लक्स डेंसिटी इज पॉसिबल बिफोर मटेरियल सैचुरेट्स, सो द ट्रांसफार्मर constructed using CRGO steel has lesser size as compared to transformer constructed using silicon steel। CRGO स्टील वाला ट्रांसफार्मर छोटा क्यों है? क्योंकि उसका जो Bm है वो हमारा हाई है, इसके वजह से हमारा जो एरिया है वो रिड्यूस हो जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए E हमारा होता है 4.44 Fn Bm An। यहाँ से आप देख सकते हैं जो हमारा B है, यहाँ से आप देख सकते हैं सभी चीज़ें अगर हम कांस्टेंट लेकर चलते हैं तो यहाँ से हमारा जो B है ये हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है क्रॉस सेक्शन एरिया के, यानी कि जैसे जैसे हमारा B बढ़ेगा वैसे वैसे A हमारा कम होगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, इफ़ Bm इज कांस्टेंट, Bm को अगर हम कांस्टेंट मान लें तो फिर यहाँ पे 4.44 ये भी कांस्टेंट है। F फ्रीक्वेंसी हमारी 50 हर्ट्ज है इंडिया में, ये भी कांस्टेंट है। नंबर ऑफ टर्न्स भी कांस्टेंट होते हैं, और जो हमारा An है ये तो हमारा होता है क्रॉस सेक्शन एरिया, ये हमारा होता है क्रॉस सेक्शन एरिया, ये भी ट्रांसफार्मर के बिगिनिंग में ही बन जाता है, तो ये भी हमारे तरह से कांस्टेंट है। मतलब हमारा जो चेंज हो सकता है वो क्या है? E। तो दोस्तों अगर हम इंडिया की बात करें, जो हमारी फ्रीक्वेंसी है ये हमारी 50 हर्ट्ज पे कांस्टेंट होती है, पर जो हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं वहाँ पे इस फ्रीक्वेंसी को वेरी करके क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। इसीलिए हमारे पास यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं, पहला तो ये E और दूसरा ये F। अब हम आगे जाके देखेंगे हमारी जो अप्रॉक्सीमेट सर्किट्स होती हैं वहाँ पे E और जो हमारा V है ये हमारा सेम होता है, इसीलिए हम कह सकते हैं V/F भी हमारी कांस्टेंट होता है। तो फ्रेंड्स आइए इसके आगे कल हम देखेंगे कल हम देखेंगे आइडियल ट्रांसफार्मर का फेजर डायग्राम। तो आइए हम ये सेशन ख़त्म करते हैं एक छोटे से क्वेश्चन के साथ। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन आप लोग चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है? EMF पर टर्न। EMF पर टर्न हमने देखा था ट्रांसफार्मर में क्या होता है? कांस्टेंट होता है। EMF पर टर्न ऑफ अ सिंगल फेज EMF per turn of a single phase 2310 by 220 volt 50 hertz transformer। 50 hertz transformer is 13 वोल्ट। ये हमारा गिवन है 13 वोल्ट। ठीक है फ्रेंड्स, हमें कैलकुलेट क्या क्या करना है? हमें कैलकुलेट करना है N1 एंड N2, और दूसरा हमें कैलकुलेट करना है नेट क्रॉस सेक्शन एरिया।
तो फ्रेंड्स आप लोग वीडियो को 2 मिनट पॉज करके ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। तो फ्रेंड्स जिन्होंने क्वेश्चन ट्राई कर लिया है, आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो हमें दिया क्या, हमें दिया है ईएमएफ पर टर्न। ईएमएफ पर टर्न हमारा क्या होता है, E1/N1 इक्वल टू दैट इज इक्वल टू 13 वोल्ट। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हमारा ईएमएफ पर टर्न है वो सेकेंडरी साइड हो या प्राइमरी साइड, हमारी जो ईएमएफ पर टर्न है ये हमारा होता है कांस्टेंट। अब देखिए E1 हमारा है 2310 और E2 हमारा है 220 वोल्ट। तो दोस्तों जब भी हम ईएमएफ पर टर्न से हम नंबर ऑफ टर्न्स निकालते हैं तो हम स्टार्ट करेंगे जो भी हमारी छोटी वैल्यू होगी। जैसे कि यहाँ पे हमारी छोटी वैल्यू कौन सी है, 220। तो हम स्टार्ट करेंगे सेकेंडरी साइड से। तो आइए सेकेंडरी साइड में क्या है, E2 हमारी है 220/N2, ये हमारा दिया है 13 वोल्ट। तो यहाँ से हमारा जो N2 है, N2 हमारा कितना आ जाएगा, N2 हमारा अप्रॉक्सीमेट आ जाएगा, अगर हम कैलसी से सॉल्व करें तो ये हमारा अप्रॉक्सीमेट आ जाएगा 16.92। इसे हम अप्रॉक्सीमेट कर देते हैं 17 टर्न्स, क्योंकि जो हमारी नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो तो हमारी पॉइंट में नहीं हो सकती, तो इसे हम अप्रॉक्सीमेट कर देंगे 17 टर्न। अब फ्रेंड्स अब N1 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है क्या, अब हम करेंगे E1/E2 इज इक्वल टू N1/N2। सारी वैल्यूज हमें पता है, यहाँ पुट करके हम निकाल लेंगे N1 की वैल्यू। तो यहाँ से हमारी N1 क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा N1 हो जाएगा 2310/220 इंटू 17। तो ये हमारा अप्रॉक्सीमेटली कितना आ जाएगा, अगर हम इसे कैलसी से सॉल्व करें तो ये हमारा अप्रॉक्सीमेट आ जाता है 178.5। अब देखिए अब ये हमारा आ जाता है 178.5, इसे हम अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं 179 के अबाउट। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन हमें क्या दिया था, अब सेकंड क्वेश्चन हमें दिया था, हमें फाइंड करना था नेट क्रॉस सेक्शन एरिया। तो यहाँ से तो हम जानते हैं E हमारा क्या होता है 4.44 FN5। हमें क्या दिया है, हमें दिया है ईएमएफ पर टर्न। यहाँ से अगर N को हम ट्रांसफर कर लें तो E/N क्या हो जाएगा हमारा 4.44 F5। फाई को हम क्या लिख सकते हैं, फाई को हम लिख सकते हैं B इंटू A। फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन में हमें जो BM है, हमारी जो मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी BM है, ये हमें गिवन है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा 1.4 टेस्ला। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से हमारा E/N ये भी हमें गिवन है और यहाँ हमें B भी गिवन है। तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, इक्वेशन हमारा बन जाएगा E/N को हम लिख देंगे 13, 4.44, F हमारा होता है 50 हर्ज, 50 हर्ज हमें क्वेश्चन में गिवन भी है, इंटू BM हमें दिया 1.4 इंटू AN क्रॉस सेक्शन एरिया। तो यहाँ से क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा हमारा, क्रॉस सेक्शन एरिया हमारा हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 393 सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर आप इसे सॉल्व करें तो। सो आई होप फ्रेंड्स आपको ये जो क्वेश्चन है ये आपको समझ में आया होगा। और दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो आज हमने क्या क्या देखा, आज हमने देखा आइडियल ट्रांसफार्मर, उसके वाइंडिंग्स के बारे में, और हमने देखा कि कब हमारा जो ईएमएफ है
वो फ्लक्स को लीड करेगा और कब हमारा ईएमएफ फ्लक्स को लैग करेगा। कल हम इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे, आइडियल ट्रांसफार्मर का फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे, उसमें कौन कौन से करंट्स होते हैं वो ड्रॉ करेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपने किसी एक दोस्त के साथ शेयर करें। और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।